नमस्कार दोस्तों। आज है 26 अगस्त और हम देखेंगे 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ और वो क्या कह रहा है, न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है। पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू इंडिया पुस्तक, इसका विमोचन किसने किया है तो एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका विमोचन किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। न्यू इंडिया पुस्तक दोस्तों ये किस पर आधारित है तो अरुण जेटली जी के लेखों का संकलन है। जी हाँ, उनके कुछ लेख हैं, उनके संकलन करके ये पुस्तक बनाई गई है। अरुण जेटली के बारे में याद रखिएगा, इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो पद्म विभूषण। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो पद्म श्रेणी की 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनमें नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे किसका स्थान है और नंबर 3 पे किसका स्थान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ये इंदौर में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या विजयवाड़ा में। तो दोस्तों स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन इसका 4था एडिशन है, 4th एडिशन है और ये शुरू हुआ है आपके बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ये क्यों इसका सम्मेलन होता है दोस्तों, तो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है। ये कब से कब तक चलेगा तो ये देखिएगा 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, बेंगलुरु में। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। बेसिकली आपको बताना किस देश के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। भारत के नाविकों के लिए सुगम आवाजाही के लिए श्रीलंका, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये जो सही जवाब है इसका वो है ईरान, ऑप्शन नंबर सी। ईरान के साथ क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। कौन किया है तो केंद्रीय शिपिंग मंत्री, याद रखिएगा कौन है, नाम इनका नोट कर लेते हैं, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, ये अभी गए हुए हैं कहाँ पे, ईरान के दौरे पे। वहाँ पे ये एक समझौता किया है, किसके लिए, भारत के नाविकों के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, नाविकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस तरीके से जिससे उनके क्या हो जाए, सुगम आवाजाही, ये सब चीज़ों को संपन्न किया जा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं और वो कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों ये भी अभी विदेश दौरे पे गए हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। इन्होंने प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो ये याद रखिएगा, पांडुरंग खान खोजे और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों लोगों की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसलिए जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही है। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो पांडुरंग खान खोजे जो थे वो क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके साथ साथ क्या थे, कृषि वैज्ञानिक भी थे। दोस्तों इसकी बात की जाए तो जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक में भी ये संस्थापकों में से भी ये एक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैक्सिको में इनकी प्रतिमा का अनावरण इसलिए किया गया है क्योंकि ये मैक्सिको में इन्होंने शरण ली थी। दोस्तों अगर बात करें हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, तो ये 65वां, अभी हमने कल ही देखा था, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिए हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, भाग लिया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप, नाम इंपॉर्टेंट है ये, जेम्स वेब टेलीस्कोप से किसकी तस्वीर ली गई है। आपको बताना है किस ग्रह की बेसिकली तस्वीर ली गई है, बुध ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की या अरुण ग्रह की। तो दोस्तों इसके द्वारा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह की तस्वीर ली गई है। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे किसने बनाया था तो नासा, ये यहाँ पर लिखा भी है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो नियर इंफ्रारेड कैमरे से ये तस्वीर ली गई है। इंफ्रारेड तस्वीरों में बृहस्पति किस रंग का दिख रहा है दोस्तों, तो ये नीले रंग का दिख रहा है। अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली टेलीस्कोप है।
बृहस्पति की बात करें तो ये सौरमंडल का दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस आईआईटी ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका ढूंढ लिया है? जी हाँ, गन्ने का जो कचरा निकलता है, ये आप देख सकते हैं, गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास, उसे कचरे को बोलते हैं, से चीनी का विकल्प क्या किया जा रहा है, तैयार कर लिया है, तैयार करने की तरकीब ढूंढ निकाला है। तो ये किस आईआईटी ने? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी ने ये करने में सफलता प्राप्त की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका ऑप्शन नहीं आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये आपको बताना है कौन सी जगह पे, किसका? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये आपके मोहाली में किया है। और पूछते मोहाली में भी कहाँ पे किया है? तो दोस्तों मोहाली में मुल्लालमपुर में ये किया है इन्होंने। तो आपको बेसिकली नाम याद रखना है, मोहाली में किया है, किसका? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस कैंसर अस्पताल के बनने से सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन सारे यहाँ के जो लोग हैं इनको इसका क्या होगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है, किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा प्रारंभ की है? ये देखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा प्रारंभ की है। अभी हमने पढ़ा था भारत में बेसिकली HFC हाइड्रोजन ईंधन सेल से एक बस को चलाया गया। अभी हाल ही में भारत में पहली बार, 2 दिन पहले ही हमने इसको देखा था दोस्तों, कि हाइड्रोजन ईंधन सेल से एक बस को चलाया गया था, जिसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, इन्होंने इसका किया था। तो इसके बारे में हमने देख चुके हैं पूरी डिटेल से दोस्तों। इस समय हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। तो ये जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश ने क्या किया है, हाइड्रोजन वाली ट्रेन को चलाया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए, प्रारंभ में 15 डीजल ट्रेन की जगह चलाया जाएगा। दोस्तों ये इसलिए डीजल ट्रेन की जगह ले रहा है क्योंकि डीजल जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्पादन होता है, लेकिन जो ये आपका हाइड्रोजन ट्रेन है इससे जीरो माना जा रहा है कि जीरो कार्बन उत्पादन होगा। यह एक प्रकार का हरित रेल सेवा है। हरित रेल सेवा से अर्थ है कि ये प्रदूषण मुक्त है, यानी कि कार्बन मुक्त करने की दिशा में एक कदम है। ये हरित रेल सेवा की तरफ है। ऑक्सीजन को फ्यूल सेल के जरिए हाइड्रोजन में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली पैदा होती है। इसमें दोस्तों सेल वगैरह लगा के इस तरीके से इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके क्या होता है, बिजली पैदा की जाती है, जिससे क्या होगा, उस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो इस तरीके से इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, सारे देश काम कर रहे हैं। तो भारत में भी अभी क्या हुआ है, एक बस का संचालन किया गया है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों हमको बताना है यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको मिला है। तो ये अभी हम जानते हैं, एक नाम आपने भी सुना होगा, एंजेला मर्केल, जो कि क्या रही है, जर्मनी की 4 बार चांसलर रह चुकी हैं। अभी इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और ये जर्मनी की 4 बार चांसलर रह चुकी हैं, एंजेला मर्केल। इन्हें यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये शांति पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि ये शरणार्थियों को स्वागत करने के प्रयास के कारण इनको क्या मिला है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में भी कहाँ पे? तो पेरिस में। इसके कुल सदस्य देश 193 और इसके प्रमुख कौन है, हेड कौन है? तो आंड्रे अजोले इसके क्या है, हेड है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। ONGC कहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ONGC कहाँ पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रहा है? दोस्तों यह भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। आपको बताना है कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में। तो यह भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में किया जा रहा है। इसकी जो ऊंचाई रखी गई है दोस्तों, वो 14,000 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है, जो कि विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी यह एक तरीके से हो जाएगी। तो आपको नाम याद रखना, कहाँ पे हो रही है, लद्दाख में। और क्या, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हो रही है। देखते हैं इसके बारे में। यह भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना है।
14,000 फीट की ऊंचाई पर होगा और ये दुनिया की सबसे ऊंची भूतापी परियोजना भी होगी। भूतापी उत्पादन प्रमुख देश में जो बात करें दोस्तों तो नंबर 1 पे आता है अमेरिका और नंबर 2 पे इंडोनेशिया। ये भूतापी उत्पादन करने में टॉप देशेस हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक। आज हमने जिस स्टेट को लिया है उस स्टेट को आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है तो इसकी राजधानी है लखनऊ में। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि यहाँ की जो विधानसभा है वो द्विसदनीय है। विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब तक जो जिन स्टेट को हम लोग देखा है वो सभी क्या थी, वो सभी एक सदनी थी, लेकिन ये द्विसदनीय है। विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें और विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। लोकसभा की दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और कुल कितने जिले हैं तो 75 कुल जिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिएगा, उत्तराखंड दोस्तों यूपी से अलग हुआ होगा, ये आपने जानते हैं, तो ये डेट भी याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। इतना ही कुछ इसके देखिएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे अभयारण्य, कुछ को हमने मेंशन किया दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सोहेल वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार, ओखला वन्यजीव विहार, पटना वन्यजीव विहार। तो इन सारे इतनी चीज़ों को हमने मेंशन किया है दोस्तों, और भी कई सारे हैं। ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट थे उनको हम लेकर के आए। प्राणी उद्यान की बात करें दोस्तों, यानी कि जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो 2 उत्तर प्रदेश में 2 जूलॉजिकल पार्क भी हैं। एक है कानपुर प्राणी उद्यान और एक है लखनऊ प्राणी उद्यान। अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिएगा, और अब हम देखते हैं इसमें दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से जिले इससे सटे हुए हैं मैप के माध्यम से। तो रेड कलर में जो आप देख पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है। ये जैसे ही आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ये कौन सा है, ये आपका उत्तराखंड है दोस्तों। और ये बॉर्डर जो लग रही है ये किसके साथ लग रही है तो ये नेपाल देश के साथ लग रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है तो वो नेपाल के साथ लगती है। इधर देख सकते हैं आप, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान इस तरीके से है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे क्या हैं स्टेट, इनसे क्या होता है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। आपको ये पूछ ले कौन सा देश की सीमा लगती है तो आपको याद रखना है नेपाल देश की सीमा लगती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो निश्चित तौर पर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।